पर। तो सबसे पहले पंकज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको जो मैंने होमवर्क दिया था आपने पूरा किया वो? जो आपने वीडियो बनाना था जो हो गया। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को ठीक से। जो आपने वो वीडियो बनाने के लिए बोला था वो हो गया है। हो गया है। और टेक्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, कोर्सेज वाला? टेक्स्ट कौन सा वाला अंकल जी? जो आप पढ़ाई कर चुके कोर्सेज का मैंने कहा था, एक सारांश बनाने के लिए आपको कहा था। हाँ हाँ वो ठीक है। आप, और जो रेगुलर मैंने आपसे बोला है कि शाम का शेड्यूल आप लिखेंगे, तो उसका क्या सीन है? वो चल रहा है अंकल जी। चल रहा है, वेरी गुड। तो आपका ये हो गया। केशव, आपने भी होपफुली कुछ ना कुछ तो अपडेट दिया होगा। जी सर, मैं भी जो अपने कंटेंट बनाने सीखता हूँ उसके एज वर्क कर रहा हूँ। ओके। ओके। अच्छा, एक बात आपको केशव और ध्यान रखनी है कि जब आप अपना रेगुलर रूटीन बना रहे होते हैं, उसमें आपको उसके अंदर फ्यूचर की छवि को भी देखना है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एक कोर्स कर रहे हो या कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, इसको आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इसका ही पता आपको होना चाहिए, नहीं तो ढूंढेंगे आप उसको। ठीक है। आप लोगों को ये बताने की आवश्यकता नहीं कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, आप ऑलरेडी इसे वो हो चुके हो। आज मैं आपके सामने जिस पॉइंट को रखना जा रहा हूँ वो क्या पॉइंट है? द एजुकेशन फॉर द फ्यूचर। हम लोग अपनी एजुकेशन को जिस भी पर्पज से ले रहे हैं, उसमें मैक्सिमम हमारा जो कह सकते हैं रुझान है वो किसकी ओर है? टू गेट सम मनी फ्रॉम द मार्केट, यही है। लेकिन ये वास्तव में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इसके पीछे भी कारण है। कारण ये है कि हम लोग अपनी एजुकेशन को जिस पर्पज से लेना चाहते हैं, वो पर्पज क्या है? हमारी गुड हेल्थ। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ा काम कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े काम, मतलब छोटे छोटे काम में बहुत लंबा टाइम लगा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी हेल्थ जो है उनको सपोर्ट नहीं करती। जैसे अभी सुशीला जी बैठी है, इनका भतीजा है, जो 12th पास किया है जिसने, लेकिन अभी उसके अंदर वो कनेक्टिविटी देने की बात नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मैं कारण बता देता हूँ आपको, कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों के लिए है। होता क्या है कि जब हम लोग अपनी लाइफ को शुरुआत करते हैं, होश संभालते हैं 12-13 साल के आसपास, तो हम लोगों को एक क्या चाहिए होता है? फ्रेंड चाहिए होता है जो परिवार से थोड़ा अलग हो। परिवार से अलग ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो हमारे साथ खेले, हमारा हम उसके साथ आनंद व्यतीत करें, टाइम पास थोड़ा कर सकें। पहले क्या होता था, बड़े बड़े परिवार हुआ करते, बहुत बड़े परिवार होते थे, एक ही परिवार में 10-10 15-15 बच्चे होते थे एक ही परिवार के अंदर। और जब पंचायत में वे इकट्ठे होते थे, वो पूरे गांव का जमावड़ा इकट्ठा हो जाता था। तो कबड्डी होती थी वहां पर, कुश्ती होती थी, तालाब में नहाते थे जाकर, ये सब कुछ हुआ करता था। फिर धीरे धीरे लोग शहरों की तरफ मूव होने शुरू हो गए। प्लस जो हमारे परंपरागत जो उद्योग थे, पत्तल उद्योग, कुम्हार उद्योग, मटका, जो जो चीजें बनाते थे, ये धीरे धीरे किसने उठा लिया? मशीनों ने उठा लिया। अब क्या हुआ कि हमारे परंपरागत उद्योगों के अंदर कम समय में अधिक काम होने लगा। और बहुत से लोगों को पहले पता क्या था, जैसे मान लो एक पत्तल उद्योग पे काम चल रहा है, तो पूरा परिवार पत्तल उद्योग में ही लगा होगा, पूरा परिवार। यदि कुम्हार है तो कुम्हार का पूरा परिवार कुम्हार ही करेगा, और समाज में उसका मान सम्मान हुआ करता, और एक कुम्हार का बच्चा है ये। ठीक है, अलग बात है कि एक श्रेणी बांटी हुई थी, बट सम्मान पूरा होता था। उसको ये कहा जाता था कि भाई हमें इतने मटके भेज देना, और बहुत तरीके से सम्मान पूर्वक मटके पहुंचा देता था वो। उसी प्रकार से जो लोहा होता है, जो लोहा होता है, लोहे वाले जो काम होते थे, पूरा परिवार लोहार में ही लगा होता था। मशीनों के आने से क्या हुआ, पहले उनका समय बचना शुरू हो गया। जहाँ 10 लोग काम करते थे, करते करते 4 3 2 पर आ गए वो लोग। इसका नुकसान या लाभ क्या हुआ? नुकसान तो ये हुआ कि अब लोगों के पास क्या नहीं है? काम नहीं है। और दूसरी ओर क्या, जो इसका लाभ हुआ,
कि समय बच गया। अब समय तो बच गया, काम है नहीं, तो करे क्या? तो अब बाजार देखता है कि हमारी मांग कहाँ पर आ रही। बाजार जो होता है मांग और आपूर्ति पर निर्धारित होता है, समझे पंकज? डिमांड एंड सप्लाई, आप तो खुद ही इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, जानते ही हो। जिस हाँ चीज भाई। में डिमांड पैदा होगी सप्लाई वहां पर कर दी जाएगी। 80 के दशक से, ध्यान रखना, आज से 80 के दशक से ही, जब से टेक्नोलॉजी ने अपना काम शुरू किया, तब से सबसे क्या हुआ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आने शुरू हो गए थे। लोग म्यूजिक सुने, तो उसका जब 90 का दशक शुरू हुआ, वो इंस्ट्रूमेंट किस में कन्वर्ट हो गए, कैसेट प्लेयर में कन्वर्ट हो गए। कैसेट प्लेयर से क्या आया आपके पास, डिस्क आ गई, छोटी डिस्क आ गई, डिवाइस आ गए उसके लिए। और जैसे ही हमने एंटर किया कहाँ पर, 2000 के अंदर, हमारे पास छोटे गैजेट्स आ गए थे गाना सुनने के लिए, म्यूजिक से एंटरटेन करने के लिए। तो मार्केट हर तरफ ग्रो हो रही है, तो इस टाइप पे मार्केट ग्रो हो रही है। इसके चलते जो लोग बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने अपने दिमाग का उपयोग किया, उन्होंने यूजर क्रिएट किए, उन्होंने यूजर क्रिएट किए। और हमारे जैसे असंख्य लोग केवल यूजर बनकर ही रह गए। अब डिफरेंस क्या है इनके बीच में? जो व्यक्ति मार्केट को समझते हुए उसके लिए उत्पादन पैदा करना शुरू कर दे, वो क्या करेगा, यूजर क्रिएट करेगा। और जो केवल सामान का उपभोग करे, वो यूजर बन के रह जाएगा। अब पेरेंट्स जो थे, आपके माता पिता जिस समय पढ़ाई कर रहे थे, उनके माता पिता जिस समय पढ़ाई कर रहे थे, उस समय मोबाइल तो क्या, टीवी और टेलीफोन तक नहीं हुआ करता था। तो उन्होंने उस जीवन का आनंद लिया। और वो इस नए जीवन शैली को ऑप्ट क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उनको उम्मीद ही थी इतना बड़ा बदलाव भी कभी हो जाएगा। तो वो अपनी उसी जीवन शैली को आनंद में जीते रहे, क्योंकि उनका सर्कल पूरा वैसा ही था। अब अगली पीढ़ी थोड़ी एडवांस इसलिए क्योंकि उनको गजट मिल गया देखने के लिए, तो उन्होंने उस गजट का इस्तेमाल ज्यादा किया, पेरेंट्स से थोड़ा दूर हटने शुरू हुए, थोड़ा ज्यादा थोड़ा दूर हटे। लेकिन ये ड्रास्टिक चेंज आया है 95 के बाद, 95 का ड्रास्टिक चेंज आया भारत के अंदर, जब आईटी बहुत तेजी से ग्रो करना शुरू किया है। आज की डेट में क्या है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो जिस लाइफ स्टाइल से बाहर निकल रहे हैं और उनके बच्चे जिसमें एंटर कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। वो अंतर क्या है, उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने जिस चीज को देखा भी नहीं था, आज बच्चे उसको उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, अब तो खैर बहुत कॉमन सी बात हो गई, लैपटॉप मोबाइल बहुत कॉमन सी बात हो गई है, बट एक टाइम पर क्या था, अच्छा लैपटॉप है तेरे पास, ओह बहुत बड़ी चीज है, एक प्राउड सा फील होता था, एक प्राउडिंग आपके अंदर माइंड डेवलप होता था। धीरे धीरे क्या हुआ, ये प्राउड किस में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हुआ प्राउड आपका, गैप में। एक गैप आना शुरू हो गया। तो मैं आपसे क्या यहाँ पर क्या शेयर करना चाह रहा हूँ एक्चुअल में, आज की जो मार्केट है, वो मार्केट पहले के मुकाबले पूर्ण रूप से बदल चुकी है। और कोरोना काल ने तो ऐसा बड़ा चेंज दे दिया हमारे मार्केट के अंदर कि हम अब समझ ही नहीं पा रहे कि कहाँ तो कहाँ जाएं। आज की डेट में एजुकेशन लेना या ना लेना, कोई मतलब आपके सामने उसका वो विकल्प नहीं है, समझ नहीं आता क्या कर रहे हैं। बट यही एजुकेशन अगर आप तरीके से लेना शुरू कर देते हैं, चाहे आप गैजेट्स का इस्तेमाल करें, आप हेल्दी होने शुरू हो जाएंगे। अब आप सोचो कैसे हेल्दी होंगे, आपके पास भी वही एनर्जी लेवल है जो कि देश के सबसे धनी आदमी के पास है। ये बात तो मानते हैं ना आप लोग? जो प्रधानमंत्री मोदी जी के पास एनर्जी लेवल, वही एनर्जी लेवल आपके पास भी होना चाहिए। बट वो क्यों उसको यूज कर पा रहे, आप क्यों यूज नहीं कर पाते? क्यों आप छोटी छोटी बातों में अटक जाते हो, क्यों नहीं अटक पाते? क्योंकि उन्होंने अपने समय का भरपूर उपयोग करना सीख लिया है। वो उन चीजों में नहीं अटकते जहां पे हम लोग अटकने के लिए हम अटक जाते हैं, सोचते हैं अटक ही जाते हैं हम लोग। मुझे ये काम करना, ये टास्क मुझे करना है, लेकिन हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे सामने उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। मैं आज मॉर्निंग में न्यूज सुन रहा था, उसमें ये बताया जा रहा था कि ये जो चंद्रयान 3 जो लॉ मतलब वहां पे इंस्टॉल किया गया चंद्रमा के ऊपर,
ये पहले से ही पूरी प्लानिंग थी कि इसी टाइम पर ही इसको वहां पे उतारना है, पहले से प्लानिंग की थी। तो सोच कितनी बड़ी सोच होगी, परफेक्ट टाइमिंग कितना बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर इस समय क्या चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है। और कल मोदी जी का वहां पर क्या था, एक बहुत बड़ा स्पीच था वहां पर। मतलब एक और भारत वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट करा, दूसरी ओर चंद्रमा पर जाकर कंप्लीट वर्ल्ड की मीडिया ने अपना ध्यान आकर्षित कर लिया भारत की ओर। अभी ऐसे नहीं होता, पूरी प्लानिंग चाहिए इसके लिए। और प्लानिंग कब होगी, जब आपका हर एक मिनट आपके कंट्रोल में होगा, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम आप उसको पकड़ के चलेंगे। लेकिन शुरू में नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अभी तक की हैबिट नहीं है। हैबिट के लिए करना क्या है, रेगुलर अपने शेड्यूल पर फोकस्ड होकर काम करना है। रेगुलर अपने शेड्यूल पर फोकस्ड होकर काम करना है। और क्योंकि आपके पास टास्क करने के लिए फिलहाल नहीं है, तो पहले खुद को क्रिएट कीजिए, फिर यूजर क्रिएट कीजिएगा। आपको ये पता करना कि मेरे में कौन कौन सी कमियां हैं जो कि इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट कर रही हैं। मैं शायद लेट से सोकर उठता हूँ, या मैं जल्दी सो जाता हूँ, जो भी चीजें आपको लगता है, या पढ़ने में ध्यान नहीं लगता, या फिर समझ नहीं आ रहा करना क्या है, नोट डाउन करना है। तो कब, पंकज नोट कर रहे हो मेरी बात को आप? हाँ अंकल जी। अपनी वीकनेसेस को आपको रेगुलर पॉइंट आउट करना है, जो वीकनेसेस है जिसको आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। आप ढंग से जानते हैं आपकी वीकनेस क्या हो सकती है। फिर अपने स्ट्रेंथ पर ध्यान दें, स्ट्रेंथ कितनी है आपके पास। लेटर से मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, वन ऑफ दिस स्ट्रेंथ। ठीक है, मैं लोगों से बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकता हूँ, वन ऑफ दिस स्ट्रेंथ। मुझे नहीं पता क्या स्ट्रेंथ आपके पास है। तो आपको स्ट्रेंथ को, वीकनेस को लिखना है। स्ट्रेंथ पर फोकस कम करना है, लेकिन वीकनेस को इंप्रूव करने पर फोकस ज्यादा करना है। और ये चेक करना है कौन सी स्ट्रेंथ किस वीकनेस से मैच कर रही है, कौन सी स्ट्रेंथ किस वीकनेस से मैच कर रही है। ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगा जब तक मैं आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस एक साथ सुनूंगा नहीं आपसे। हम जब अपना बायोडाटा बनाते हैं, बायोडाटा जॉब के लिए, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेरी स्ट्रेंथ ही है, मेरी वीकनेस ही है, लिखते हैं उसके अंदर। मेरी हॉबीज ही है, मेरी इंटरेस्ट लिखते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो आपको अपना एक बायोडाटा क्रिएट करना है, कम से कम 2 से 3 पेजेस का। लिखना है तो खुल के लिखना है, जमा नहीं करना किसी को, केवल लिखना है उसके बारे में। जितना उस पर आप इन डेप्थ उतरते चले जाएंगे, आप यूजर क्रिएट करते जाएंगे। क्योंकि जो समस्या आपके साथ चल रही है, आपके सर्कल में रहने वाले 90% लोगों की सेम समस्या होगी, मान के चलिए। आपको एक पाथ फाइंडर बनना है, आपको एक पाथ फाइंडर बनना है। पाथ फाइंडर वो होता है जो कि समस्याओं को समझ लेता है कि ये समस्या है, फिर उसका सॉल्यूशन खोजता है। जब सॉल्यूशन मिल जाता है तो उसको वो लोगों से शेयर करके, पार्शियली शेयर करता, फुली शेयर कभी नहीं करता, पार्शियली शेयर करके अपनी कम्युनिटी में ऐड करता है। अगर आप ये करने में सक्षम हो जाते हैं, तो क्या होगा, आप मार्केट में यूजर क्रिएट करने वाले बन जाएंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक 22 साल का लड़का और 21 साल की उसकी बहन, 21 20 साल की उसकी बहन, इन दोनों ने क्या किया, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, किसी उठते पिटते कर दी। अब करें क्या, कुछ आता नहीं था उन लोगों को, क्या करें वो। तो भाई के साथ एक बहुत सी वो थी, क्वालिटी थी लोगों की ना, मिमिक्री एक्टिंग लोगों की बहुत अच्छी करता था वो। उसने किया क्या, रोड शो पे, जैसे मदारी डांस करता ना, हमारे यहाँ पे मदारी होता है, उसने रोड शो करने शुरू किए, लोगों की एक्टिंग करने शुरू की। अब एक्टिंग करते थे लोग, खुश होके उन्हें कभी कुछ देते थे, कभी कुछ दे देते थे। संयोग से एक बार उनकी एक्टिंग एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर ने देख ली, जो फिल्म प्रोड्यूस करता था। उसने उनको स्टेज दे दिया, और वो एक ब्रांड बन गया, चार्ली चैपलिन। वो क्या बन गया, ब्रांड, चार्ली चैपलिन। तो आपको भी नहीं पता कौन सी चीज आपको ब्रांड बना देगी, आपको भी नहीं पता। इसलिए अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का हमें बहुत बारीकी से ज्ञान होना चाहिए। और आज आपके सामने ये जो मंच है, ये दोनों को ही इंप्रूव करने में आपकी सहायता करेगा। स्ट्रेंथ को और मजबूत करेगा, वीकनेस को और, मतलब वीक को कम करके आप करेगा। अब प्रश्न ये उठता है
कि मुझे पता लग गया सब कुछ, मैं करूँ तो करूँ क्या। एक और आपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पर फोकस किया, दूसरी ओर आपने अपने उस कंटेंट पर फोकस किया जो आप इस समय कर रहे हैं। जैसे पंकज कराटे पर ध्यान देता, कराटे पर ही ध्यान देगा, दाएं बाएं जाना ही नहीं है उसको, प्योरली फोकस करना है। दूसरी ओर जो केशव है वो अपना एक टेक्निकल कोर्स करे, उस पर ध्यान देना है। जैसे मैं केशव को लास्ट टाइम बताया था कि आप यूजर कैसे क्रिएट कर सकते हो, जो आपके कलीग्स हैं यहाँ पर जिनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, उनकी कम्युनिटी बनाओ, उनको फ्री ट्यूशन दो, फ्री ट्यूशन। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और उनको एडवांटेज मिलेगा। और फिर उसके बाद क्या करोगे आप, जब फ्री ट्यूशन होगी, उनको अपनी कम्युनिटी से ऐड करो। सबको, आपको मैंने बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला बता रखा कि 12th पास करने तक आप लोग अप्रोक्सीमेटली 22,50,000 रुपये इन्वेस्ट कर चुके हो। 12th तक की बात कह रहा हूँ, मैं बात ही नहीं कर रहा। आपके माइंड में ये हो जाना चाहिए कि मुझे अगले 3 से 4 साल में ये सारा पैसा मार्केट से निकालना है। इसे कहते हैं एक टास्क लेकर चलना। अभी कैसे निकाल सकते हो, बहुत इजी है। आपको यूजर क्रिएट करते हैं, अपनी सर्विसेज देनी है उनको। फाइनेंशियल बैकअप का सपोर्ट हम लोग आपको यहाँ से देंगे, कैसे फाइनेंस को मार्केट से निकाला जाता है, बट आपको सर्विसेज पर ही फोकस करना। हम लोग एक टैक्स देते हैं आजकल। केशव, आपने जो फीस सबमिट किया तो जीएसटी कितना दिया है? तो फीस सर इंक्लूड की जीएसटी, एटीन बट आई परसेंट गेस 18, राइट। 18%, बिल्कुल ठीक है। हमारे इस मंच का भी 18% होगा। जब हम सर्विसेज देते, एजुकेशन देते हैं ना, तो 18% टैक्स होता है। अब जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस गुड टैक्स। सर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ध्यान रखना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर बन रहे हैं। दुनिया के अंदर 3 ही ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो अब आपके लिए रोजगार के बड़े विकल्प बनने वाले, केवल 3 ही हैं, चौथा नहीं बचा है। पहला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, वो है ट्रेनिंग सेक्टर। ट्रेनिंग प्रोवाइड करना या ट्रेनिंग लोगों को देना सबसे बड़ा सेक्टर बनने वाला है, क्योंकि आज की डेट में भी पूरे भारत में 10 लाख फैकल्टीज की रिक्वायरमेंट है, अच्छे स्तर की। क्यों, मैं किस बेस पर 10 लाख कह रहा हूँ? भारत की पॉपुलेशन कितनी है ऑन पेपर, बताएं? 1 करोड़, 140 करोड़ है ना, इज इट? 140 करोड़ को आप इस प्रकार से डिवाइड करें कि एक फैकल्टी पे कम से कम 30 लोग आ जाएं, कम से कम 30 लोग। तो कैसे होगा, बताइए, कैसे होगा? चलो 120 करोड़ ले लेते हैं, थोड़ा आपके डिवीजन आसान हो जाएगी। 120 करोड़ लोग हैं, 120 करोड़, 120 करोड़, एक सेकंड हो। तो 120 करोड़ लोग हैं, उसमें हमें फैकल्टीज देनी है, ट्रेनर्स देने हैं। एक ट्रेनर 30 लोगों को एंटरटेन करे, कितनी फैकल्टीज चाहिए होंगी, बताएं, गणित लगाएं। तो कम से कम 4 करोड़, हाँ जी, आई गेस 4 करोड़ बिल्कुल 4 करोड़, बिल्कुल ठीक फैक्ट्री। बोला आपने। अब एक फैकल्टी एक दिन में कितने घंटे टीच कर सकता है, अप्रोक्सीमेटली, बहुत कंफर्ट जोन में रहकर? 2-3 घंटे आई गेस। 5 घंटे। 5 घंटे। डिवाइड कीजिए 5 को, 4 को डिवाइड कीजिए, 4 को 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आता है? तो 4 करोड़ को 5 से डिवाइड जी, किया, 4 करोड़ को 5 से 80 लैक्स, 80 80 लाख। लैक्स, 80 लैक्स। ठीक है, ये हमारी एक नॉर्मल कैलकुलेशन है 120 करोड़ के हिसाब से। लेकिन क्योंकि कुछ फैकल्टीज अवेलेबल हैं, छोटी बड़ी मिलाकर, इसलिए 10 लाख प्रोफेशनल ट्रेनर की जरूरत है। सोचिए कितना बड़ा सेक्टर खुला हुआ है हमारे लिए।
अब प्रश्न ये उठता है क्यों इस सेक्टर में लोग नहीं आते, प्रश्न ये उठता है इस सेक्टर को लोग अवेल क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि खुद ही पुअर है ना पीछे से। आप कैसे आप यहाँ पे जो अपना कोचिंग ले रहे हो, जो ट्रेनिंग कर रहे हो, ऑनेस्टली बताना, क्या आपको लगता है इनकी औकात है पढ़ाने की, नॉलेज है इनके पास? ऑनेस्टली बताना। नॉलेज तो ऐसे तो है, बट ये है कि हाँ जिस लेवल के उनके उस लेवल के नहीं है ये। नहीं है, होगी भी हाँ, नहीं, राइट। क्योंकि पढ़ाना बच्चों का खेल नहीं होता। आपका माइंड उनका माइंड मैच करेगा तभी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, समझे आप? तो फैकल्टी बनना, अध्यापक बनना सरल काम नहीं होता है। मैं मॉर्निंग में सेशन ले रहा था, वहां मैंने एक छोटी सी बात शेयर की थी, आपसे वो बात शेयर कर देता हूँ कि जब हम लोग जब हम लोग गुरुकुल सिस्टम में थे, तो वहां पर जो बच्चे मेधावी होते थे, जिनको हम डॉक्टर इंजीनियर बोल देते हैं, इस प्रकार के जो लोग होते थे, इनकी जो मंथली इनकम होती थी आज के हिसाब से 10 लाख होती थी। 10 लाख पर मंथ, गुरुकुल की बात कर रहा हूं मैं, आज के हिसाब से कह रहा हूं मैं। और जो सुपर ब्रिलियंट बच्चे होते थे, जो कि जैसे आज हमारे आईएएस होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इस लेवल के लोग थे, उनकी 1 करोड़ पर मंथ होती थी आज के हिसाब से। और फैकल्टीज को कुछ मिलता ही नहीं था। क्यों? उनको जब जो चाहिए, जिस रूप में चाहिए, तुरंत अवेलेबल। गेटिंग माई पॉइंट? गुरुकुल की संपूर्ण व्यवस्था का पूरा दायित्व राजा के पास होता था। मतलब वो अगर कहे कि मेरे को आज की डेट में 15 करोड़ चाहिए, तो राजा को देने पड़ेंगे। इतना सम्मान होता था गुरुकुल के अंदर। तो क्या आज ये सम्मान मिल पा रहा है फैकल्टीज को? तो कैसे पढ़ाएंगे आपको ये? आज की डेट में मैक्सिमम सैलरी किस फैकल्टी को मिल रही है? आईएम्स को मिल रही होगी मैक्सिमम। जो थोड़े प्राइवेट ऑटोनोमस बॉडी, कितनी होगी सैलरी? 2 लाख 2.5 लाख, उसके ऊपर तो नहीं होगी ना सैलरी। तो प्रेशर कितना होता है उन लोगों के ऊपर, कितना प्रेशर होता है उन लोगों के ऊपर सेम चीज को लेकर। उनको उस लेवल का आउटपुट देना पड़ता है। पक्का समझ पा रहे बात को मेरी? हाँ जी अंकल जी। सर। हाँ। सुश्री समझ आ रहा है मैं आपसे कह रहा हूँ? सुशीला जी समझ आ रहा है आपको? हाँ जी। हाँ सर, समझ में आ रहा है। और कैसा फील हो रहा है सुनकर? अच्छा लग रहा है सर। तो हर सोचिए हम सेशन में कुछ नया सीखने को मिल रहा है। हाँ, तो हम किस लेवल पर जाना चाह रहे हैं? अब अगर मैं कहता हूं कि ये मंच जो है आपको सर्विस प्रोवाइडर के रूप में इतना अमाउंट दे देगा जो आज तक इतिहास में कोई सेशन ना दे पाया हो, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा सर। वो कैसे पॉसिबल है? जब आप पहले तो खुद उस लेवल पर जाओगे, फिर लोगों को क्रिएट करोगे। हाँ सही है। भाई मैं अगर अपने लेवल पर कम से कम 12 लोगों को ट्रेंड कर देता हूँ पढ़ाने के लिए, तो उन लोगों से भी तो बेनिफिट मुझे मिलेगा ना। सही है। तो हमें ना केवल ट्रेनर बनना है, सर्विस प्रोवाइडर बनना, बल्कि सर्विस क्रिएटर बनना है। और एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इसके लिए। तो जब मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा था, इसकी डिजाइनिंग कर रहा था मैं, तो मुझे एक चीज समझ आया कि ट्रेनर्स ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। कैसे मैं ट्रेनर्स को यहाँ पर अपडेट मोड में ला सकता हूँ? तो समझ आया अमाउंट, कि पैसा। अब प्रश्न नहीं उठता, अगर मैं 10 लाख आपको देना शुरू करता हूँ पर हेड, तो मेरे पास कितना होना चाहिए? पीछे से 1 करोड़ होना चाहिए। तो कहाँ से आएगा? वो कहाँ से आएगा? ना ही इस लेवल के पेरेंट्स देने वाले हैं, और ना ही इस लेवल के लोग उसको अवेल करने वाले हैं। तो कैसे किया जाए? इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले आप खुद एक अच्छे यूजर बनिए, और फिर यूजर्स क्रिएट कीजिए। कैसे क्रिएट करें ये बात की बात है, पर यूजर बन तो जाइए। भाई जब तक आप
किसी चीज को खुद अनुभव नहीं करेंगे, आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दुनिया भी उसका अनुभव कर ले? सही। है कि नहीं है? हम्म। तो इसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो मेरी स्ट्रेंथ है और जो मेरी वीकनेस है मुझे पता होनी चाहिए। मुझे प्रेजेंटेशन किसके लिए देनी है? जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस को बैक रखते हुए उसको इम्प्रूव करना है, रेगुलर रेगुलर इम्प्रूव करना है। ये मुझे भी नहीं पता कि मेरी कौन सी स्ट्रेंथ है कौन सी वीकनेस मार्केट में मुझे प्रमोशन दे दे। एक मूवी आई थी, उस मूवी में कलाकार को दिखाया गया, तो पूरी मूवी उस कलाकार के इर्द गिर्द चल रही थी, आगे बाजी चल रही थी पूरी मूवी। ठीक है। और उस मूवी के अंदर उस कलाकार का एक ही काम था पूरी मूवी के अंदर, एक डेड बॉडी बन के लेटना था। कुछ समझ आ रही बात आपको? एक मूवी आई थी, उस मूवी में एक कलाकार के ऊपर पूरी मूवी फिल्माई गई है, और उसमें उस कलाकार को पूरी मूवी में डेड बॉडी बनकर लेटना था। अब वो पूरी डेड बॉडी बना रहा। कभी कोई आता था कभी कोई आता था, उसके इर्द गिर्द रोता था गाता था, अपने अपने दुखड़े साथ चला जाता था। डॉक्यूमेंट्री थी बेसिकली, अभी नाम याद नहीं आया मेरे को उसका। मीन्स आपको नहीं पता कौन सी चीज मार्केट को पसंद आ जाए, सही। नहीं पता आपको। तो इसलिए अपनी कभी ये मत सोचो ये जो मेरी स्ट्रेंथ है इसमें मेरे को आगे बढ़ना, ये मेरी वीकनेस छोड़ना नहीं। दोनों पता होने चाहिए। और कोई एक ऐसी क्वालिटी आप में जरूर होगी या उसको विकसित कर सकते हैं जो आपको फ्यूचर में एक ब्रांड बना सकती है। आपने उसका नाम सुना है? चाय वाले का नाम। वो अपनी स्टोरी बता रहा था एक बार, एमबीए चाय वाला स्टोरी बता रहा था अपनी वो। कह रहा शुरू के 2 साल मेरी एक चाय नहीं बिकी। कह रहा सोचा कि वो छोड़ ही नहीं पाया, कुछ नहीं हो पाएगा, बट उसने ना अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करता रहा पीछे से, नए नए पैटर्न अप्लाई करता रहा। और कह रहा पहली चाय मैंने बिकी थी 30 रुपए की, एक चाय बेची थी उसने, ₹30। जब मार्केट में चाय केवल 5 रुपए की मिल रही है, 2 रुपए की चाय मिल रही है, वो 30 रुपए बेच दी। वाई? ऐसा क्यों हुआ? कोई बता सकता है आप में से ऐसा क्यों हुआ? बताइए। पंकज, केशव, शीला जी बताएं। क्योंकि वो लाइक अपना काम वो कर रहा था। ही वॉज लाइक हार्ड वर्किंग, नॉट रनिंग बिहाइंड द रिजल्ट। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है लेकिन वो हम्म, अपना काम कर रहा था, मेरे को इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव करना है। लेकिन वह एक तरफ से लाइक रिजल्ट के लिए नहीं भाग रहा था, इम्प्रूवमेंट के लिए भाग रहा था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और पंकज आपको शायद ध्यान होगा, मैंने आपसे क्लास शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड इंटेलिजेंट वर्क। ध्यान है वो? हाँ गले। बताओ क्या क्या होता है, हार्ड वर्क किसे कहते हैं, स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं और इंटेलिजेंट वर्क किसे कहते हैं? लाइक हार्ड वर्क उसे कहते हैं लाइक लाइक जैसे कि अभी मैं कराटे कर रहा हूँ तो लाइक इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क। एंड इन द सेम वे अगर मैं कराटे कर रहा हूँ और लाइक जहाँ पे फाइटिंग रहता है उसमें लाइक 30 सेकेंड्स मिलता है, सो उसमें मैं प्री प्लानिंग करके अगर जाऊं तो उसे स्मार्ट वर्क कहा जाएगा। इंटेलिजेंट वर्क ये रहेगा कि जो मैं लाइक जो अभी फाइट एंटर करने जा रहा हूँ, मसल मेमोरी मेरे पास रहता है। ऑन द स्पॉट जाके अगर मैं बिना प्लान किए या बिना स्ट्रेस लिए मैं जाके फाइट करता हूँ, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट वर्क। बिकॉज आई एम नॉट लाइक स्ट्रेसिंग अबाउट एनीथिंग। अगर स्मार्ट वर्क में हम स्ट्रेस लेना पड़ता है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या करना, बिकॉज स्मार्ट वर्क रिक्वायर्स प्लान। हम्म इंटेलिजेंट वर्क लाइक इट डजंट हैव स्ट्रेस। हम्म
चलिए, आपको भी इसका रिप्लाई देता हूं मैं। केशव, आपके हिसाब से क्या डिफरेंस होता है हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और इंटेलिजेंट वर्क? सर मुझे मैं डेट टाइम तो क्लास में था नहीं, एब्सेंट था, बट अभी नहीं नहीं, मुझे कोई लगता बात है नहीं। आप। अभी आपकी आपकी नॉलेज अकॉर्डिंग क्या है इसमें डिफरेंस? सर ये भैया ने भी सही, मतलब काफी, मेरे मेरे अकॉर्डिंग भैया ने काफी सही बताया कि हार्ड वर्क होता है वो कहीं ना कहीं फिजिकली हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग मेंटली काफी कम लोड लेते हैं। जो स्मार्ट वर्क है उसमें कहीं ना कहीं हम हमको अपने मेंटली सोच के चलना पड़ता है। उसके अंदर भी है ए प्लान, तभी हम उस पर वर्क कर पाएंगे स्मार्ट वर्क में। इंटेलिजेंस वाले को तो आइडिया नहीं है। बहुत सिंपल सा था, सुन लो। पंकज, ध्यान रखना, आपको सिखाया था। वर्किंग अंडर एन आइडिया इज ए हार्ड वर्क। एक विचार की छत्र छाया में काम करना हार्ड वर्क होता है। एक विचार के साथ काम करना स्मार्ट वर्क होता है। और एक आइडिया को क्रिएट करके काम करना इंटेलिजेंट वर्क होता है। सिंपल सा लॉजिक। तो वापस आइडिया को रिपीट। क्रिएट मैं करना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। हाँ, वापस अगर मैं रिपीट। हार्ड वर्क की बात करता हूं, जैसे मैं कराटे कर रहा हूं, तो कराटे के लिए मेरे को अपना बेस्ट पुट कर देना है। वही आइडिया है, कराटे इज माई आइडिया। आई हैव टू पुट माई लेवल बेस्ट, इज अ हार्ड वर्क। बट मैंने मार्शल आर्ट में कराटे का चयन किया, वन ऑफ द आइडिया, इट इज स्मार्ट वर्क। मैं जूडो में नहीं गया, मैं कुंफू में नहीं गया, मैं कराटे में ही आया, इट इज स्मार्ट वर्क। नाउ आई हैव टेकन एन आइडिया फ्रॉम माई इंटेलिजेंस कि मैं एक ऐसा आर्ट शुरू करूंगा जो अपने में बहुत वो होगा, बड़ा होगा। उस पर मैंने काम करना शुरू कर दिया। मीन्स जो एग्जिस्ट नहीं करता है या जिस रूप में एग्जिस्ट नहीं करता, आपने उसको क्रिएट कर दिया, इट इज इंटेलिजेंट। क्रिएट करने के बाद उसके अलग अलग वेरिएंट बन जाते हैं, दैट इज स्मार्ट। और वर्किंग अंडर सिंगल वन इज अ हार्ड। हम जब निर्णय लेते हैं, निर्णय निर्णय आपका लॉजिकल होता है, तार्किक निर्णय होता है हमारा। अब जैसे ये प्लेटफॉर्म मैंने आपके सामने रखा हुआ है, ये प्लेटफॉर्म जो है, ये इंटेलिजेंट वर्क है। ये ना स्मार्ट वर्क है ना हार्ड वर्क है, इंटेलिजेंट वर्क है, क्योंकि इसमें नए नए आइडियाज क्रिएट होने वाले हैं। अभी आप लोग क्यों नहीं समझोगे, क्यों नहीं कर पाओगे? कि अभी आपका ब्रेन ओपन नहीं है। क्लियर? एक होता है सुपर इंटेलिजेंट वर्क, वो तब सामने आता है, टीम डेवलप हो जाती है, सब आप पे कंट्रोल में हो जाता है, सुपर इंटेलिजेंट वर्क होता है। जैसे कि चंद्रयान 3, इट इज टेकन एज सुपर इंटेलिजेंट। आपने परफेक्ट टाइमिंग पर अपने आइडिया को जो सोचा था इम्प्लीमेंट कर दिया। जैसे कल ही रात को हमारे साइंटिस्ट ने मिशन L1 को लॉन्च कर दिया है। अब सूर्य पे हम लोग भेजेंगे अपना वो क्या कहते हैं उसको, रॉकेट भेजेंगे। अब सूर्य की समस्या क्या है जानते हैं? सबसे बड़ी द टेम्परेचर। गर्म। ठीक है, सूरज का जो कोर सरफेस एरिया है, जहाँ पे सरफेस, 800 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर रहता है हर समय। 800। भारत में अगर धरती पर 50 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे 800 है। सोचिए हमें किस लेवल का डिवाइस वहां पर भेजना होगा, यदि भेजते हैं तो। हम 12th में से क्वेश्चन आया था, हाउ टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सन। इसका आंसर था, इफ वी कैन डेवलप अ डिवाइस दैट इज capable of measuring more than 800 degrees Celsius, then we can capable to get the temperature of sun. मैंने लिखा था, मैंने क्या ऐसा लिखा था इसका फिजिक्स में, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ सन। लिख दिया, आई गॉट मार्क्स। क्योंकि
कभी कभी क्या होता है, आपके ऊट पटांग के आंसर में आपको क्वेश्चन का आंसर मतलब वो नंबर मिल जाते हैं। व्हेन आई वाज इन 8 और 9 क्लास में था, कि 10th की बात है, एक क्वेश्चन आया था कि ए और बी में युद्ध हुआ, ए और बी में युद्ध हुआ, तो बी का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। मैं लिख कर आ गया ए पर उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। मुझे 5 में से 4 नंबर मिल गए। ये कॉन्फिडेंस है, इसको मैं कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानता कि ऐसा हो गया। बट आउट ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड आउट लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आवर लाइफ। तो आपको सबसे पहले हार्ड वर्क पर फोकस करना है। हार्ड वर्क क्या है कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसको बेस्ट लेवल पर करिए अपने। हमें ना मार्केट में बहुत सी चीजें नेगेटिव बताई जाती है, कुछ मोटिवेटर्स होते हैं, यू शुड डू स्मार्ट वर्क करो। अरे क्या होता है तो स्मार्ट वर्क होता क्या है, नहीं पता किसी को। मैंने बड़े बड़े मोटिवेशन की बात सुनी है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, बताओ स्मार्ट वर्क क्या है, डिफाइन तो कर दो। तो वो खिचड़ी पका देते हैं वहां पर। हर एक उत्तर इतना सरल होना चाहिए जैसे कि हम किसी बोतल में पानी डाल रहे हैं, सरलता से एंट्री हो जाए। तो जब कभी भी आपके दिमाग में एक नया आइडिया क्रिएट होता है विचार के रूप में, उसको लिख लीजिए। इस प्लेटफॉर्म का आइडिया मेरे को 2003 में आया था कि एक ऐसे फॉर्मूले को डेवलप करना जिससे हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके फाइनेंशियली। बट 20 साल लगे, यहाँ तक पहुंचने 20 साल लगे मेरे को। और आज मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस बात को लेकर कि आने वाले 1 साल में जो हमारी कम्युनिटी बनकर तैयार होगी वो बिल्कुल अलग ही होगी, टोटली अलग होगी। क्यों? हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंट वर्क पे काम कर रहे हैं। हम सुपर इंटेलिजेंट कब बने वो हमारे अपने ऊपर, हम कितना उसको आगे लेकर जा सकते हैं। तो आपको जो आप कार्य कर रहे हैं, आप लोगों ने गीता सुनिए, भगवत गीता का एक श्लोक जरूर सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म देहितुः माँ ते संतु संभ्रमा। इसका अर्थ क्या है? इसमें कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तेरी आसक्ति या तेरी सोच उस कर्म को करने में होनी चाहिए जिसका तूने चयन कर लिया है। उसके रिजल्ट के बारे में तुझे नहीं सोचना। तेरी आसक्ति उस कर्म को करने में होनी चाहिए जिसका तूने चयन कर लिया है। उसके रिजल्ट में तेरी सोच नहीं जानी चाहिए, और ना ही तेरी सोच उस कर्म को छोड़ने के लिए जानी चाहिए। आर यू गेटिंग? यदि आपने निर्णय ले लिया है तो ये एक पत्थर पर खिंची हुई रेखा के समान हो जाना चाहिए कि ये मुझे करना ही है। और अगर छोड़ दिया तो वहां पर देखना ही नहीं है। आई होप ये बात समझ पा रहे होंगे आप। अब इसी का एक भावार्थ भी निकल कर आता है, कर्मण्य वाधिकार से, हमेशा उसी कर्म को करो, हमेशा उसी कर्म को करो जिसको करने के लिए आपका कॉन्शियस अलाउ कर रहा हो। आपका अंदर से कॉन्शियस किसे कहते हैं केशव? व्हाट इज कॉन्शियस? कॉन्शियस मतलब इंग्लिश में तो समझ में आता है पर हिंदी के इसका मीनिंग नहीं पता। पंकज आप बताओ कॉन्शियस किसे कहते हैं? चैतन्य मन शायद। काफी हद तक ठीक बोला आपने, चैतन्य मन। कॉन्शियस आई बेसिकली कहते हैं हमारे 6 सेंस को कहते हैं। तो छठी इंद्री होती है ना जो हमको हमेशा इंडिकेशन देती रहती है, चैतन्य नहीं होती, उसको चैतन्य अवस्था ही कहते हैं। आपकी जो चेतना आपको कहती है करते समय से, मान लो आप किसी ऐसे स्थान पर खड़े हैं, यहाँ पे बहुत गर्मी है, वहां पर एक ऑफिस है जहाँ पर एसी लगा हुआ है। आप जैसे ही वहां पर एंटर करोगे आपको एकदम लगेगा कि कहाँ, किस स्वर्ग में आप एंटर कर चुके हो। आप वहां बैठना पसंद करोगे क्योंकि आपके अंदर से उसके लिए पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। अब एसी तो लगा हुआ, बस कचरे से भरा पड़ा है वो कमरा, क्या बैठोगे वहां पर आप? नहीं, वापस आ जाओ। मेडिसिन से भरा हुआ है, डॉक्टर रूम है, क्या बैठोगे? नहीं बैठोगे, निकलो भी भाई यहाँ से, मैंने नहीं बैठना। भले एसी लगा हुआ है, ठंडा क्या बेटा, वहां से बाहर निकल जाओ। आपका कॉन्शियस अलाउ नहीं करेगा, आपकी चेतन सिक्स आपको अलाउ नहीं करेगी।
और सिक्स सेंस होती क्या है वास्तव में? इट्स अ एजेंट ऑफ योर आवर सोल। हमारी सोल का एक परफेक्ट, एक पर्सनल एजेंट होता है, इसको हम सिक्स सेंस कहते हैं। ये भविष्य में सिखाऊंगा कैसे इसको एक्टिवेट करते हैं। तो आपका ये श्लोक ये कहता है कि आपको अपने कॉन्शियस के अकॉर्डिंग किसी भी कार्य का चयन करना है, बट रिजल्ट के पीछे नहीं जाना है कि मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है। सामान्य तौर पर क्या होता है, जब हम लोग रिजल्ट पर फोकस करते हैं, आउटपुट पर फोकस करते हैं, तो हमारी स्ट्रेंथ आधी हो जाती है, ध्यान रखिएगा। इसका बहुत ही अच्छा नमूना दिखाया गया है किसमें? थ्री इडियट्स मूवी के अंदर। इसमें जो सेकंड नंबर पर चतुर्लिंगा मारा होता है, वो ऑलवेज टॉप करना चाहता है, लेकिन वो सेकंड पर ही रह जाता है। और जो टॉपर है वो केवल अपने स्टडी को एंजॉय कर रहा होता है। तो कर्मण्यवादी कारस्ते का मतलब ये कहता है अपने आप को एंजॉय करते हुए काम करो। इतना एंजॉय करो कि लोग आपको देख के कर्म करना सीख जाएं। रिजल्ट पे फोकस नहीं करना। अब मान लीजिए आपको बीच रास्ते में आके लगता है कि आपने गलत निर्णय ले लिया था, ऐसा हो सकता है। तो आप इमीडिएटली सोचो कि अगर मैं इस कर्म को यहाँ पर छोड़ देता हूं तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, अच्छे या बुरे। यदि अच्छे परिणाम केवल मेरे स्तर पर आ रहे हैं और समाज में उसका नुकसान हो सकता है, तो भी आपको सोचना होगा। लेकिन अगर आपने ये निर्णय लिया कि बस यहीं से मेरे को स्टॉप होना है, बैक हो जाओ। लेकिन कभी दोहरे मन से काम को मत करो। इसको कहा जाता है हार्ड वर्क। काम करना है। स्मार्ट वर्क की बात आ जाती है। स्मार्ट वर्क क्या है कि आपने उस कार्य को करते समय लॉजिकल एबिलिटी का इस्तेमाल किया, अपने अनुभव के उन पैटर्न को यहाँ पर जोड़ा कि ये ऐसे कर तो और होगा। अब मतलब उसमें आप कुछ ना कुछ वो खेल करें अलग अलग। जैसे मान लो कि अचानक मेरे पास फाइट करके कोई मारता है, तो मेरा ऑप्शन क्या होना चाहिए, डिफेंस का या ऑफेंस का? पंकज, मेरे को कोई मारने आता तो मेरा पहला ऑप्शन क्या होगा, डिफेंस का कि ऑफेंस का? डिफेंस। डिफेंस। मुझे मैं डिफेंसिव होना है। डिफेंसिव क्यों होना है? कारण क्या होता है पंकज इसका, क्यों डिफेंसिव होना है? अब कारण सिंपल है, लाइक जो आपको मारने आ रहा है, ही नेवर स्टॉप। सो आपको पहले डिफेंस करना है, क्योंकि अगर आप पहले ऑफेंसिव में जाओगे, खुद को डैमेज होगा। अगले को तो डैमेज आप करोगे, लेकिन खुद हम्म। को डैमेज होगा। हम्म। सो पहले अगर आप ऑफेंस करोगे, बाद में अगर आप अग्रेशन में जाते हो, तो यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फर्स्ट, देन यू आर गोइंग। चलो ऑन इसका द मैं उत्तर अदर देता हैंड हूँ। हाँ। ऑन द अदर हैंड अगर वो भी मारने आ रहा है और हम भी मारने जा रहे हैं, तो डैमेज दोनों को होगा। बिल्कुल ठीक आपने उत्तर दिया इसका। अब इसका लॉजिकल उत्तर सुनो। हमें डिफेंसिव क्यों बनना है पहले मोड में? बिकॉज वी आर रिस्पेक्टिंग द एनर्जी ऑफ दैट पर्सन। रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप डिफेंसिव मोड में आते हो तो आपने सामने वाले व्यक्ति को पहले सम्मान दिया। सम्मान देते हुए उसको ये बताने का प्रयास किया, भैया मैं भी लड़ सकता हूँ, शांत रहे। उदाहरण के तौर पे मान लो दुनिया का सबसे अच्छा बॉलर दुनिया के सबसे अच्छे बैट्समैन को बॉलिंग दे रहा है, दुनिया नहीं जानती कि दोनों अच्छे हैं। तो पहली बॉल का क्या होगा, फर्स्ट बॉल पे क्या होगा? एक टेस्ट मैच है, ध्यान रखना, एक टेस्ट मैच है, वनडे नहीं है, क्योंकि वनडे मैच होता ही नहीं, आईपीएल मैच होता ही नहीं है वास्तव में। सारा टेस्ट मैच ही होता है क्रिकेट के अंदर। तो पहली बॉल को देखकर आपको ये पता करना है कि ये एक महान लोगों के गेम है। कैसे पता करेंगे? बताइए। लाइक जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, जब लाइक गुड बॉलर और a good batsman is batting, so batsman mostly tries to defend the first ball. यस,
लेकिन डिफेंस भी कैसे करेगा नॉर्मली? इंटेलिजेंटली स्मार्ट करेगा या वो इंटेलिजेंटली करेगा। यहाँ पे स्मार्ट वर्क नहीं आएगा ना हार्ड, यहाँ पे इंटेलिजेंट वर्क आएगा। वो उस बॉल को समझेगा, रीड करके इस प्रकार से फ्लिक करेगा कि वो डिफेंसिव भी होगी और उसका सम्मान भी हो जाएगा। मे बी वो छोड़ दे उस बॉल को, मे बी छोड़ दे। यस, तेरी एनर्जी बहुत अच्छी है, यू आर ए ग्रेट बॉलर, भले दूसरी वो छक्का मारे, ये ध्यान रखना। तो आपको अपने हर एक टास्क को हार्ड वर्क करते हुए उसमें अपना स्मार्टनेस दिखानी है। टाइम स्मार्टनेस मतलब टाइम को बचाना, सिंपल सी बात है। अपने टाइम एंड रिसोर्सेज को जितना बचा कर चलोगे तो कहते हैं स्मार्ट वर्क। और काम करते करते उस टास्क को पूरा करते करते इंटेलिजेंटली आपको नए टास्क के लिए नींव रख देनी है। राइट टाइम पे राइट अप्रोच इज इंटेलिजेंट वर्क। आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज के सेशन को। तो चलो ये काम कीजिएगा, ये वीडियो जो है शेयर कर दीजिएगा अपने भतीजे से। हाँ सर। ये बेटा उसको ना, आप ये इस बात को ले, एक सेकेंड। यूजर क्रिएट करते समय सबसे पहला मेथड होता है यूजर के प्रति अपना सम्मान रखना। दूसरी चीज, हम जो सीख रहे हैं उसको एडिफाई करते हुए यूजर तक बता देना कि मेरे को तो उतना, मेरे पास तो उतना ज्ञान नहीं है जितना तुम्हारे पास ज्ञान है। मैं इतना सीख पाऊँ तुम बहुत कुछ सीख पाओगे। भले सामने वाला व्यक्ति पुअर है, उससे मतलब नहीं है, बट आपको उसके माइंड में ये बात इंसर्ट करनी है। क्योंकि हर व्यक्ति तीन चीजों का भूखा होता है, आप जानते ही हैं। सबसे पहली चीज सम्मान का, दूसरा प्रेम का, तीसरा विश्वास का। ये तीनों चीजें आपने उसको दे दी, वो आपका दीवाना हो जाएगा। और इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं छुपा होना चाहिए कि स्वार्थवश आप कर रहे हैं। इसमें व्यापार छुपा होना चाहिए। व्यापार संबंध को कहते हैं। व्यापार का दूसरा नाम संबंध होता है। तो हम लोग अब बैठेंगे, आज है हमारा थर्सडे है, हम सेम टाइम पे बैठेंगे परसों शनिवार को। क्योंकि पंकज आपको टाइम में सूट करता है 1 बजे का। हाँ अंकल जी, सैटरडे। हाँ, हाँ, क्योंकि केशव का टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो ये भी 1 बजे आराम से बैठ सकता है। ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप दोनों से कि आप अपने अपने कोर्सेज को प्रॉपरली लिख के इस पे नोट्स बना रहे होंगे, पास्ट के भी और प्रेजेंट के भी। तो इसको अपडेट करना है आपकी साइट के ऊपर। ठीक है। कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों? पंकज, केशव, कुछ कहना चाहोगे आप लोग? लाइक आज कुछ नया सीखने को मिला। चलो बहुत बढ़िया। हर बार कुछ ना कुछ पिटारे में न्याय मिलेगा आपको, हर बार। इतना इकट्ठा करा, कहाँ जाऊँ, कहाँ लेकर जाऊंगा मैं? आपको दे दूंगा सब, लो ना, संभालने वाले बनो। हाँ केशव। जी सर, हमने आज काफी कुछ नया सीखा, जैसे वीकनेस और स्ट्रेंथ्स पे काम करना। और भाई ये चीज भी सीखी कि भाई मार्केट में या फिर अपने आसपास के एरिया में बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब सेम है। तो उन पे अगर वर्क करें तो कहीं ना कहीं उनसे अटैच होना है, फिर उनके टच में हम रह सकते हैं आराम से। और जो एजुकेशन है उसमें कहीं ना कहीं जो लेक करती है सबसे बड़ी चीज वो होती है गुड हेल्थ। और ऐसे काफी चीजें अपन नहीं सीखे हैं। गुड 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 गुड। तो शिवा जी, आपका क्या कहना है? सर अच्छा था सेशन। बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। और कैसे से ये कहना चाह रही हूँ कि टाइम मिले तो गौतम से बात करना, उसको भी अपने सेशन में शामिल कर लो, क्यों हमारा तो जी। अलग है ना। और एक चीज मैं आपसे और कहूंगा सुशीला जी, विशेष तौर पर आपसे, ये सब हाँ लोग जो सर। बच्चे हैं तो इनको तो मैंने एक अलग तरीके से तैयार कर रहा हूँ। आपको हम्म, बच्चों की फौज इकट्ठी करनी है उसे। मतलब कितने साल के बच्चे हैं, जैसे केशव और पंकज के 12 समान है? प्लस, 12 प्लस के, अभी उससे छोटे बच्चे मैं नहीं ले रहा हूँ। 10th 10th 12 क्लास से? 12 प्लस, अभी स्कूल के अच्छा। बच्चों को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ इस समय।
12th क्लास के। हाँ 12th+ के बच्चे हैं, उनको इकट्ठा कर रहा हूँ मैं इस समय, हम्म। बेसिकली जो 18 के आसपास हैं, हम्म। क्योंकि मैं उनको अभी से ही फाइनेंशियल एजुकेशन दूंगा। हमें जो सही है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। हाँ सर, कोशिश करूंगी मैं, क्योंकि हम्म। बच्चों को आगे जाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा सर, वो भटक रहे हैं आगे, उनको पता ही नहीं वो कि वो नहीं कर क्या ठीक रही है। नहीं, मैं दोबारा रिपीट करूंगा यहाँ पर, बच्चे, एक सेकंड,